जयंत, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज जीएस में इंडियन इकोनॉमी में कुछ टॉपिक देखते हैं आगे की। पिछले क्लास में हमने इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर वगैरह बता दिया था। और यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग को देखना था इंडियन इकोनॉमी की ब्रांचेज, देखना था ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज। देखिए, इकोनॉमिक्स की ब्रांच और टाइप में दोनों में अंतर होता है। कभी भी मेंस में यदि लिखने के लिए आ जाए, मेंस में इनडायरेक्टली, तो आप ब्रांच, जब ब्रांच पूछेगा और इसके बाद में टाइप या काइंड, तो ये अलग अलग होता है। ब्रांच मतलब कि एक ही चीज है और उसी के, तो टाइप का मतलब होता है कि अलग 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 अलग। ठीक है, तो ब्रांच और उसमें, तो यहाँ इकोनॉमिक्स जो है ना, दो ब्रांचों में। एक ब्रांच माइक्रो और दूसरा माइक्रो। समझ में आया? माइक्रो और माइक्रो, MICR। माइक्रो मीन्स बेस्टी कहते हैं और माइक्रो मीन्स समष्टि कहते हैं। माइक्रो मीन्स बेस्टी कहते हैं, एक की बात करेगा, और माइक्रो मीन्स सभी की बात करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बगीचा है, कोई बगीचा है, गांव वगैरह में बगीचा वगैरह होता है। कोई बगीचा है, समझिए, कोई बगीचा है और बगीचा में बहुत सारी पेड़ है। जैसे अमरूद के पेड़ है, ठीक है, सेब के पेड़ है, आम है, पीपल है, केला है, ठीक है, और भी तमाम तरह की चीज़ें। मान लीजिए कुछ सब्जी वगैरह की, ये सब सारी चीज़ें अलग से, खेत वगैरह सब लगाए गए, सब्जी वगैरह ये सब सारी चीज़ें। चाहे सब्जी हटा करके बात करते हैं, जैसे मान लीजिए पपीता है, बड़ा अच्छा अच्छा फल हो गया। फल खाते रहिए, स्वस्थ रहिए। अरे यार, फल तो खाना ही चाहिए, सबको खाना चाहिए। कम से कम सुबह में 12 बजे तक तो अनाज नहीं लेना चाहिए। फल खाकर देखिए, 20 से 21 दिन मज़ा आ जाएगा। लीवर एकदम बिल्कुल साफ रहता है, ठीक है। और शाम में सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई? और दिन में 12 बजे से लेकर के शाम को 6-7 बजे तक कुछ भी खा लीजिए, सब पच जाएगा। क्योंकि 7 बजे के बाद में सुबह तक आपकी गैपिंग मिलती है, उसके बाद में फ्रूट्स पर रहेंगे 12 बजे तक। पूरा का पूरा लीवर स्वस्थ, कभी भी बीमार होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। ना कोई सर्दी जुकाम, कुछ भी नहीं, एकदम स्वस्थ रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लगेगा कि क्या कर सकते हैं। बहुत अंदर आपके अंदर क्षमता रहेगी, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे तुरंत इनटेक होता रहेगा, ऑब्जर्व होता रहेगा। तो यहाँ समझते हैं, कोई बगीचा है और इस बगीचे में जब किसी एक की बात करें, जैसे मान लीजिए पपीता का अध्ययन करते हैं, केला के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये सब के सब क्या हो जाएगा? माइक्रो हो जाएगा। सब के सब माइक्रो हो जाएगा। जब एक की बात करेंगे, जब किसी इंडिविजुअल की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रो हो जाएगा। ये इंडिविजुअल की बात करेंगे, माइक्रो हो जाएगा। इसी तरह किसी देश में रहने वाले सारे व्यक्तियों का अलग अलग, सारी संस्थाओं का अलग अलग, सारे फर्म का अलग अलग, सारे उद्योग का अलग अलग, ये सब बताएंगे आपको। फर्म और इंडस्ट्री में क्या अंतर है, सारे कारखाना का अंतर, कारखाने में क्या अंतर होता है, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग, ये मैंने एक एक इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं, किसी एक एक इंडिविजुअल वस्तु की यदि बात करते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें? माइक्रो में। लेकिन माइक्रो में क्या होता है कि जब हम पूरे बगीचे की, पूरा बगीचा ले लेते हैं, पूरा बगीचे का अध्ययन करते हैं, पूरा बगीचे का, यानी कि पूरे संपूर्ण देश का, संपूर्ण एरिया का, संपूर्ण क्षेत्र का किसी का अध्ययन करें, तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रो हो जाएगा। माइक्रो बड़ा होता है, समझ में आया? बगीचे में किसी एक पेड़ का अध्ययन, माइक्रो, MI, ठीक है। बेस्टी और समष्टि होता है माइक्रो, MACR। माइक्रो सबको लेंगे, सबको लेंगे। एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले माइक्रो के बारे में समझते हैं, जो किसी एक इंडिविजुअल पेड़ की बात करता है। माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है,
ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ध्यान देंगे, इसके पिछली क्लास में बताया था, प्रणेता जो है ना एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है प्रयोगरा में, एडम स्मिथ है। ये छोटी इकाई की बात करता है, छोटी इकाई की बात करता है। अभी हमने बताया जैसे कि बगीचे में क्या है, पेड़ छोटी इकाई है। ये किसी विशेष फर्म के बारे में बात करेगा, किसी विशेष फर्म के बारे, स्पेशल फर्म के बारे में बात करेगा। कोई फर्म हुआ, ठीक है, किसी उद्योग हुआ, कोई कारखाना हुआ, इन सब में अंतर बताएंगे आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि उद्योग में भी क्या, कई तरह के उद्योग बताएंगे आपको कि कुटीर उद्योग क्या होता है, लघु उद्योग क्या होता है, हथकरघा उद्योग क्या होता है, ठीक है, सूक्ष्म उद्योग क्या होते हैं, मध्यम स्तर के उद्योग क्या होते हैं, बृहद उद्योग क्या होते हैं। ठीक है, किसी कंपनी के बारे में बात करना हो, किसी कंपनी के बारे में भी, ठीक है, विशेष किसी कंपनी के बारे में, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा। कंपनी, जैसे मान लीजिए कि सामान्य कंपनी कोई है, ठीक है, सामान्य कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, सबकी बात होगी। महारत्न कंपनी, सब आपको स्टेप बाय स्टेप, नवरत्न, महारत्न, ठीक है, कंपनियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सब सारी चीज़ की बात होगी। किसी परिवार के बारे में बात करते हैं, तो ये भी आपका माइक्रो इकोनॉमी है। परिवार में न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं, एकल परिवार की बात करते हैं, ज्वाइंट परिवार की बात करते हैं, संयुक्त परिवार की बात करते हैं, एकल परिवार या संयुक्त परिवार की बात करते हैं, संयुक्त परिवार की बात करते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई राम नाम का व्यक्ति है, तो राम की मजदूरी क्या होगी, वेजेज क्या होगी या सैलरी क्या होगी, ठीक है, दोनों में क्या अंतर होता है, ये भी क्लास में बताया था। इनके आय के बारे में बात करेंगे, इनके खर्च के बारे में बात करेंगे, इनके लिविंग स्टैंडर्ड के बात करेंगे, ठीक है, रहन ढंग जो ढंग होगी, लिविंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे। ठीक है, किसी विशेष वस्तु के बारे में यदि बात करते हैं, जैसे मान लीजिए पेन है, मेडिसिन है, दूध के बारे में बात करते हैं, तो किसी विशेष वस्तु जो हम लोग उपभोग करते हैं। कोई घरेलू कार्य है, उसकी उसका कैसे नीति निर्धारण होगा, किसी के घरेलू कार्य है उसका नीति निर्धारण कैसे होगा, इन सब की बात करते हैं। और ये जो छोटी इकाई जितना भी आपने देखा ना, ये मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है, मांग और पूर्ति के अध्ययन पर करता है। जैसा मांग होती है उसी तरह क्या करता है कोई व्यक्ति प्रोडक्शन करता है, मांग और पूर्ति के अनुसार ही निर्भर करता है। मांग और पूर्ति के अनुसार ही क्या होता है कि ये माइक्रो इकोनॉमी में अध्ययन किया जाता है। क्रय शक्ति क्षमता, ठीक है, किसी व्यक्ति की खरीदने की क्या क्षमता है, उससे उसके जीवन स्तर को, उसके आय को पता कर सकते हैं। जैसे मार्केट में 10 रुपया और 20 रुपया का मान लीजिए पेन है, तो अब हमने देखा कि वहाँ पर 50 लोग रहते हैं, 10 रुपया का पेन खरीदने वाले 40 लोग हैं और 20 रुपया का पेन खरीदने वाले 10 लोग हैं। तो हम कह सकते हैं कि 10 लोगों की क्रय शक्ति क्षमता अधिक है, यानी कि उनका रहन सहन अच्छा है, उनका आय अच्छा है, उनका व्यय अच्छा है, यानी कि उनकी जो है परचेजिंग पावर अच्छी है। ठीक है, परचेजिंग पावर अच्छी है। ये बात समझ में आ गई होगी। माइक्रो इकोनॉमी में क्या करते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, छोटे लेवल पर अध्ययन करते हैं। विशिष्ट अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, विटल कंपोनेंट, कुछ घटक हैं। क्या घटक हैं? पहला, ये देखिए मेंस में भी काम करता है, ये मेंस में भी आपको इनडायरेक्टली पूछता है। हालांकि ये यूपीएससी वगैरह के सिलेबस में बेस्टी आपको पढ़ना नहीं है, समष्टि ही पढ़ना है, लेकिन बेस्टी से बेस जरूर मिलता है। तो 3 घटक है। पहला घटक है आपका, 3 घटक। पहला है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उपभोक्ता किस तरह की वस्तु को चाह रहा है। जैसे मान लीजिए जूता की फैक्ट्री है, तो किसी इलाके में, जैसे शहर है, मेट्रोपोलियन सिटी है, तो वहाँ पर उपभोक्ता कोई जूता अधिकांश है कि ब्रांडेड लेना चाहेगा। या शहर में भी अलग 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 एरिया होता है। शहर में सिविल लाइन्स होते हैं जहाँ सभ्य लोग रहते हैं, ज़्यादा हाई इनकम वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे शोरूम की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर ब्रांडेड, उपभोक्ता के व्यवहार कैसा है उसके अनुसार। अब वहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए मूवी ही देखना है तो पीवीआर वगैरह जैसे खुलेगा, और जहाँ पर आय कम हो, जैसे बस्तियाँ वगैरह हो, तो इसी तरह हॉल टाइप का खोल दीजिए और उसमें बड़ा सा स्क्रीन लगा दीजिए, मूवी दिखाते रहिए, लोग आराम से मूवी देखते रहेंगे। लेकिन अच्छी अच्छी जगहों पर जहाँ आय के स्रोत अच्छे, अच्छे रेस्टोरेंट, हर चीज़, तो यहाँ उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो उत्पादन करने वाला व्यक्ति होता है ना, ये देखता है कि हम मार्केट में कैसे बने रहेंगे, ठीक है, कम से कम लागत में हम वस्तु को कैसे बनाएं, या उत्पादन किस चीज़ की करें कि हमारे पास स्टॉक ना करना पड़े, तुरंत उत्पादन करो तुरंत निकल जाए। ये क्या करता है, किसी व्यक्ति का बाजार का अध्ययन करता है, मांग और पूर्ति बताया था, बाजार का अध्ययन करता है और इसके बाद उत्पादन करता है। कीमत सिद्धांत, कीमत भी उत्पादन करते समय ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि किस लागत पर कितनी लागत की वस्तुएं बनाई जाए, ताकि क्या करें हम लोग, मार्केट में सरवाइव कर पाए। जैसे आप देखे होंगे कि शैम्पू जो होता है मॉल में बड़े बड़े डब्बे में मिलते हैं, 250 ग्राम, ठीक है, आधा किलो, 1 किलो का मिलता है, और पाउच में भी मिलता है। पाउच ज़्यादातर उन छोटे छोटे दुकानों पर मिलेगा, या जहाँ पर टूरिज्म क्षेत्र हो वहाँ पे मिलेगा कि लोग लिया, यूज किया, फेंक दिया, या वैसे जगह जहाँ पर वर्कर लोग रहते हैं वहाँ पर पूरे के पूरे हर दुकानों में मिलता है, क्योंकि वो एक एक दो दो खरीदते हैं, यूज करते हैं। लेकिन अच्छी अच्छी बस्तियों में देखेंगे जहाँ की आय के बहुत अच्छे स्रोत हैं, जैसे शहर का सिविल लाइन्स वगैरह बताया, तो वहाँ पर मॉल में बड़े बड़े वहाँ जाएंगे कि आप 1 रुपया की क्लिनिक प्लस दे दो, 2 रुपया की डब दे दो, तो शायद ना मिले। ठीक है, तो कीमत सिद्धांत की भी इसमें अध्ययन करते हैं। कीमत सिद्धांत, वस्तु का कीमत क्या होना चाहिए और कहाँ पर किस तरह की कीमत का हम, ये सब सारी चीज़ें आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये आपके सिलेबस में, जो यूपीएससी के सिलेबस में है, यहाँ पर आपको माइक्रो नहीं पढ़ना है, माइक्रो पढ़ना है। ठीक है, तो माइक्रो पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो इकोनॉमी समष्टि, जैसे मैंने बताया था कि पूरे बगीचे का अध्ययन करते हैं तो उसे समष्टि कहते हैं। इसके प्रेरणा थे जॉन मेनार्ड, जेम किन्स। एक क्वेश्चन यहाँ से प्री में पूछता है, कई बार पूछा है, जेम्स किन्स थे, जेम्स किन्स थे। इसमें किसी क्षेत्र स्तर का अध्ययन किया जाता है, किसी क्षेत्रीय स्तर का, जैसे मान लीजिए यूपी है, यूपी का अध्ययन किया, यूपी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर, जैसे इंडिया के बारे में अध्ययन किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड स्तर पर हमने अध्ययन किया। ठीक है, और इन सभी का अध्ययन हम लोग दो पेशों पर, एक इंटरडिपेंडेंसी कैसी है, अंतर्निर्भरता कैसा है, और अन्योन्याश्रय संबंध कैसा है, एक दूसरे के ऊपर कैसे मतलब कि डिपेंड है, तो इस पर, जैसे मान लीजिए कहीं से हम तकनीकी लेते हैं, कहीं से टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं कि आयात निर्यात करते हैं, तो कहीं से वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, तो एक दूसरे पर हमारी निर्भर है। कहीं प्रोडक्शन और होता है तो कहीं बाजार और है, जैसे चाइना प्रोडक्शन करता है और बाजार इंडिया में सर्च करता है। चाइना तो इतना आगे है भाई साहब कि हम लोग को एक दिन के रक्षाबंधन में, एक दिन का रक्षाबंधन, जैसे राखी, और छोटे राखी देखेगा कि एक दिन का मात्र मार्केट है, और इसके बाद भी इतनी वैरायटी राखी का डंप कर देता है, इतना उस पर सालों भर राखी बनाने का कार्य करता है वो, और फिर लेकर के इंडिया में एक दिन रक्षाबंधन के लिए फेंक देता है, ला करके मार्केट में डाल देता है। सोचिए, तो एक दूसरे पर हम लोग भी क्या करते हैं कि डिपेंड रहते हैं। भले हम लोग विरोध करते हैं कि नहीं चाइना की चीज़ें नहीं खरीदेंगे, लेकिन क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे एक एक से इलेक्ट्रॉनिक सामान कम पैसे में और अच्छी व्यवस्थाएं मतलब कि दे देता है। बच्चों को खिलौने आते हैं इतने छोटे छोटे, इतने अच्छे अच्छे आते हैं। इवन यहाँ के दीपावली में लाइट उट कितना भी विरोध करेंगे हम लोग वो जलाएं, सही बात है, जलाना भी चाहिए, दिए जलाने चाहिए मिट्टी के, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में सजाने के लिए कैसे जगह जगह दिए लगाएंगे, तो क्या करते हैं वो सब आराम से इलेक्ट्रिक तार जो चाइना उपलब्ध कराता है उसको आराम से, इलेक्ट्रिक लाइटें जो छोटी छोटी होती है उसको लगा लेते हैं। तो ये एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, आप चाइना का विरोध करने के लिए इंडियन इकोनॉमी कहता है कि पहले आप अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाइए, जो चीज़ें डिमांड है, ठीक है, उपभोक्ता का अध्ययन करिए, उपभोक्ता को क्या चाहिए मार्केट का अध्ययन करिए, उसके अनुसार फिर, तो इसीलिए तो वर्तमान सरकार कहती है कि आप लोकल से ग्लोबल तक जाइए, ग्लोबल को लोकल में मत लेकर आइए, लोकल से ग्लोबल तक जाइए। जो लोकल चीज़ें हैं उसको ब्रांड बनाने का प्रयास करना है। सरकार भी इसमें प्रयास कर रही है और हम लोग को भी व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना है। और कैसे प्रयास करेंगे, क्या क्या गवर्नमेंट इससे सुविधाएं देती है, आगे के क्लासों में आपको धीरे धीरे सब मिलता रहेगा। इकोनॉमी यदि पूरा आपने अच्छे से ढंग से पढ़ लिया ना, तो जीवन जीने का ढंग पता चल जाएगा। इतनी बेहतर सब्जेक्ट है। हम तो कहते हैं कि यार अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था जो है ना, सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम का, सबको पढ़ना चाहिए। इससे परफेक्ट मैन बनता है, परफेक्ट मैन अपने जीवन में। ठीक है, इसको हम समझाएंगे, एग्जाम्पल समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी आय कम होती है, तो जो इकोनॉमी का अध्ययन नहीं किया रहेगा वो सामान्य व्यक्ति क्या करेगा,
घर के खर्चे को कम कर देगा। लेकिन जो इकोनॉमी पढ़ा रहेगा ना, वो खर्चे कम नहीं करेगा, अपनी आय बढ़ाने का प्रयास करेगा, क्योंकि जानता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा था, 1 किलो दूध घर पर ला रहा था, और सभी बच्चे आराम से पीते थे, घर में चाय वगैरह बनती थी। किसी कारण से, मंदी के कारण उसकी सैलरी 5,000 हो गई। मान लीजिए दूध उन्होंने आधा केजी कर दिया, तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा तो बीमारी में खर्चे ज़्यादा होंगे। और निश्चित है कि जब बीमार व्यक्ति रहेगा तो उसकी कौशल क्षमता कमज़ोर होगी, और जब कौशल क्षमता कमज़ोर होगी तो उसके आय के स्रोत भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। वो जो चाहेगा उस तरह का आय नहीं कर सकता। इसीलिए खर्चा जब बढ़ता है ना, तो आय को बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि आय कम हुआ तो कभी भी खर्च को नहीं कम करना चाहिए। एक वही व्यक्ति विकास करता है जो हमेशा अपने खर्च को बढ़ाता है, और खर्च के अनुपात में आय को बढ़ाता रहे। खर्च आपका यहाँ पर है तो अनुपात में बढ़ाते रहे। ये सब सारी चीज़ें, ये सब हम पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन करते हैं, जिसमें कि इंटरडिपेंडेंसी और अनाश्रय संबंध। अनाश्रय संबंध समझ रहे हैं? जैसे मतलब कि आप देखे होंगे ना, गाँव वगैरह में भैंस है, तो भैंस के ऊपर कानों वनों पर कौवा ववा बैठ जाता है और उनके घाव वगैरह को निकालता है। ठीक है, उनके, तो आराम से भैंस भी नहीं हिलाती है, जानती है कि उसमें से छोटे 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 जर्म्स होते हैं, उसको कौवे निकाल कर खा जाता है। तो ये चीज़ें, तो एक देश दूसरे देश से जो हमारे यहाँ कमियां है वो दूसरा देश पूरा करता है, हम दूसरे जगह से। ठीक है, तो एक दूसरे पर अनाश्रय संबंध और आत्मनिर्भर भी हम लोग हैं। इसमें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से देखिए, समग्र इकोनॉमी था, अर्थव्यवस्था की बात किया था, इकोनॉमी से इकोनॉमी आ गया। इसीलिए यहाँ सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पढ़ा जाता है, आईएएस पीसीएस के एग्जाम में ये माइक्रो सिलेबस में आपका दिया हुआ है। इसलिए एनसीईआरटी भी जब पढ़िएगा आप, तो माइक्रो के लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, माइक्रो अच्छे से लिंक करके पढ़ेंगे, और यहीं से आपकी सिलेबस की स्टार्टिंग होती है। आइए आगे देखते हैं। समझ लिया ना कि प्रणेता कौन थे? जेएम किन्स थे। इसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का अध्ययन करते हैं। ये सब चीज़ें आपने देख लिया था, आगे देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक, वाइटल कंपोनेंट है जो है ना, ये समष्टि के क्या है, देखिए इसमें, ये बेहतर यहाँ से मेंस में भी आते हैं, और इसी से आप पूरे के पूरे इकोनॉमी को आराम से समझ सकते हैं मेंस में। राजकोषीय नीतियाँ, फिजिकल पॉलिसी और मौद्रिक नीतियाँ इसमें पढ़ा जाता है। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? जो नीतियाँ सरकार बनाती है, फिजिकल पॉलिसी। मौद्रिक नीति, जो नीतियाँ बैंक बनाती है, जो नीतियाँ बैंक बनाती है। इसको आगे पढ़ेंगे। सरकारी बजट, ठीक है, घाटे के बजट वगैरह, ये सब सरकारी जो बजट होता है, इसके बारे में। परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। मुद्रा पूर्ति, जो मनी सप्लाई होगा मार्केट में कितना होगा, ये नहीं कि मंदी आ गया और मार्केट में पैसे कम है तो खूब छाप खा के मार्केट में भेज दो, तो उससे भी प्रॉब्लम्स होती है। तो मुद्रा की सप्लाई कैसे होगा? ठीक है, मुद्रा की सप्लाई किस एरिया में, किस सेक्टर में, सेक्टर की बात करेंगे आगे। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, टर्सरी सेक्टर में 5 तरह के सेक्टर आपको बताएंगे। तो उस सेक्टर में कितना, कैसे कैसे मुद्रा का प्रवाह होगा, इसकी हम लोग बात करेंगे। साख का सृजन, क्रेडिट, साख सृजन कैसे करेंगे? ठीक है, तो इस सृजन में क्रेडिट क्रिएशन की बात करेंगे कि साख का सृजन कैसे होगा, हर व्यक्ति का क्रेडिट सृजन कैसे होगा, या अपने देश का सृजन इतना अच्छा हो कि वर्ल्ड बैंक भी पैसे, साख सृजन इतना बेहतर हो कि वर्ल्ड बैंक पैसे देने के लिए, हम मांगे उसे 1 करोड़ रुपया तो 2 करोड़ देने के लिए तैयार हो। तो क्रेडिट कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि आप किसी एरिया में किसी उद्योगपति को बुला करके उद्योग खुलवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा कि नहीं? सड़कें अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, नियमों में लचीलापन होना चाहिए। तो वो आपके एक साख बनेगा, और तुरंत वो व्यक्ति आ करके, उद्योगपति आ करके आपके यहाँ रोजगार उपलब्ध कराएगा। जिससे क्या होगा कि आपके आसपास के लोगों को जहाँ रोजगार उपलब्ध होगा, जहाँ पर व्यवसाय खोलेगा वहाँ पर रोजगार उपलब्ध होगा, अगल बगल की मार्केट डेवलप होगा, आवासीय क्षेत्र बढ़ेंगे। ठीक है, शिक्षा का केंद्र बढ़ेगा, जैसे आप गुरुग्राम वगैरह में देख रहे होंगे, नोएडा वोएडा क्षेत्र में देख रहे होंगे। ठीक है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात सिद्धांत भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, क्या होता है मुद्रास्फीति? मुद्रास्फीति, विनिमय दर क्या होता है? ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या होगा, मतलब रुपये का मूल्य जो है डॉलर से क्या रहेगा। ठीक है, तो
कब घटेगा, कब बढ़ेगा, कैसे क्या चीज़, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। भुगतान, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमने अमेरिका से कितना व्यापार किया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो लेन देन होंगे उसका बैलेंस कैसे बना करके रखेंगे। रोजगार संबंधित, रोजगार क्रिएशन कैसे करेंगे, रोजगार कैसे बढ़ेगा, ठीक है। केंद्र स्तर से क्या काम किए जाएंगे, स्टेट स्तर से क्या काम किए जाएंगे, व्यक्तिगत स्तर से क्या काम किए जाएंगे। तो ये रोजगार सृजन की बात होगी। जैसे व्यक्तिगत स्तर में देखते होंगे सरकार ने क्या कहा था कि आप रोजगार के चक्कर में न पड़िए, रोजगार को क्रिएट करिए, और कुछ नहीं मिल रहा है तो पकौड़ा छानिए, ठीक है। तो पकौड़ा छानने का मतलब कि रोजगार, रोजगार उपलब्ध। और इसके बाद में समग्र मांग, जितनी भी मांग है, और पूर्ति। जैसे मांग है कभी भोजन की, कपड़े की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सारी मांगों का अध्ययन करते हैं। कैसे इसमें सरकार क्या पार्टिसिपेट करेगी, एक व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी होती है, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। संतुलित उत्पाद सिद्धांत, संतुलित उत्पाद सिद्धांत इसी को कहते हैं, समग्र मांग और पूर्ति की। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मार्केट में यदि 10 पेन की ज़रूरत है तो पूर्ति भी 10 ही पेन की कराई जाएगी। ये नहीं कि 200 की पूर्ति करा दी जाए और इसके बाद में 190 आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो पूंजी तो फंस जाएगा। तो मांग के अनुसार ही पूर्ति कराई जाती है। इसी को संतुलित उत्पाद सिद्धांत कहते हैं। इसी को बैलेंस प्रोडक्शन थ्योरी कहते हैं। बैलेंस प्रोडक्शन थ्योरी। तो जितना ज़रूरत हो आपको भी, जितने कपड़े उपड़े की ज़रूरत हो ना उतना ही रखिए, जितनी बुक की ज़रूरत हो उतना ही रखिए। दूसरे को देखा देखी बुक ना खरीद कर रख दीजिए। एक बुक लीजिए और आराम से पढ़िए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक सब्जेक्ट की 10 बुक रखने से बेहतर है कि एक बुक रखो और एक बुक को 10 बार पढ़ो। समझ में आया? 10 बुक रखने से बेहतर है कि एक बुक रखो और एक ही बुक को 10 बार पढ़ो। क्योंकि 10 बुक रख करके आप पढ़ते नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 10 बुक रख करके न पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक रखो उसको 10 बार पढ़ो। क्योंकि जब जब आप पढ़ेंगे तब तब अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी, और जब पढ़ेंगे, जिस वर्ष पढ़ेंगे तो उसी वर्ष सिलेक्शन होता है। ये सीधी सी बात है। तो यहाँ पर संतुलित उत्पाद सिद्धांत की बात करेंगे, ठीक है। अब ये आपका इंडियन इकोनॉमी में आगे हम लोग जो पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे। सेक्टर, सेक्टर में हम 5 तरह के सेक्टर पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर, ठीक है, तृतीय सेक्टर, और क्वाटनरी, चतुर्थ सेक्टर। बहुत लोग 3 तरह के तो जानते ही होंगे। चतुर्थ सेक्टर भी पढ़ेंगे और इसके बाद में क्वीनरी सेक्टर भी पढ़ेंगे, क्वीनरी सेक्टर भी पढ़ेंगे, पंचम क्षेत्र भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब को भी हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे और इस पर बृहद रूप से बात होगी। इसमें सारी चीज़ पे एक एक बात करेंगे कि इसमें जीडीपी का कितना योगदान है, कितना रोजगार की बात होती है, क्या होता है, इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। इससे हम लोग को अंकेक्षण ऑडिट करने में सुविधाएं होती है, इसलिए पढ़ा जाता है, और यहीं से इंडियन इकोनॉमी का जन्म भी होता है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,